वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं और जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था स्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो ठोस अवस्था में हमारे 3 लेक्चर हमने डाले हैं एक के बाद एक। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट सेल के विषय में समझा था, यूनिट सेल के बारे में जाना था। हमने आपको बताया था कि यूनिट सेल जो होता है, पहली बात यूनिट सेल क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। यूनिट सेल जो है वो किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे अगर बार बार रिपीट किया जाए तो पूरा क्रिस्टल जालक बन जाए, और जो अकेले पूरे क्रिस्टल जालक की सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकता है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल, इकाई सेल। दूसरी बात ये कि यूनिट सेल का हमने वर्गीकरण किया था। हमने देखा था यूनिट सेल में कि यूनिट सेल के 2 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, एक उसके कोर की लंबाई और दूसरा उसका अंतःफलकीय कोण, इंटरफेशियल एंगल। तो यहां पर इन दोनों के मानों के आधार पर, यानी कि कोर के लंबाई के मान कितने होंगे, अंतःफलकी कोणों के मान कितने होंगे, इन मानों के आधार पर हमने यूनिट सेल का वर्गीकरण किया था। तो हमने देखा था यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। इन सभी में कैसे कोर की लंबाई और अंतःफलकी कोणों का ही अंतर है। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण किया था कि यूनिट सेल में जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों की स्थितियां क्या है। अगर अवयवी कणों को हमने देखा था, यदि अवयवी कणों को हम केवल कोनों पर रखते हैं तो सरल घन एकक यूनिट सेल बनता है ना। सरल यानी सिंपल फॉर्म, यानी प्रिमिटिव फॉर्म भी कहते हैं इसको। और अगर कोनों के अलावा जो अवयवी कण हैं वो कुछ दूसरी स्थितियों पर भी हैं तो जो यूनिट सेल बनेगा हमारा वो नॉन प्रिमिटिव टाइप होगा। नॉन प्रिमिटिव टाइप में हमने बताया था 3 तरह के होते हैं, एक फलक केंद्रित, एक काय केंद्रित और एक एंड सेंटर्ड। फलक केंद्रित में एफसीसी कहते हैं, काय केंद्रित को बीसीसी कहते हैं और एंड सेंटर्ड को ईसीसी कहते हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल में हमने देखा था कि जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर होते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। दूसरा, अगर अवयवी कण आपके कोनों के साथ साथ काय के केंद्र पर है ना, तो वो बीसीसी होता है। और अगर अवयवी कण कोनों के साथ साथ किसी 2 फलक के केंद्रों पर होता है, ऐसे 2 फलक जो एक दूसरे के आमने सामने हों, तो इसे एंड सेंटर्ड या ईसीसी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जो 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं उन 7 प्रकार में ये 4 प्रकार नहीं पाए जाते। सिर्फ एक यूनिट सेल है ना, एक यूनिट सेल है ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चारों प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं। और बाकी क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ 3 पाए जाते हैं, सिंपल फॉर्म, एफसीसी फॉर्म, बीसीसी फॉर्म। इसी तरह टेट्रागोनल में 2 फॉर्म पाए जाते हैं, सिंपल फॉर्म और बीसीसी फॉर्म। इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक में 4 पाए जाते हैं, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, है ना। इसी तरह मोनोक्लिनिक में केवल 2 फॉर्म पाए जाते हैं, सिंपल फॉर्म और ईसीसी फॉर्म। और इसी तरह लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो बाकी के 3 यूनिट सेल हैं उसमें केवल सरल यानी सिंपल फॉर्म पाया जाता है। तो इतनी हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी घन क्रिस्टल में निकाय के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। घन क्रिस्टल में निकाय, घन क्रिस्टल
के एकक सेल, एकक मतलब यूनिट सेल, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इसे साधारण तौर पर जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। इसमें देखें, पहले तो यह समझना होगा कि यदि कोई अवयवी कण यूनिट सेल में किसी स्थान पर है तो उस यूनिट सेल में उसका कितना भाग होगा और कितना भाग बाहर होगा, यूनिट सेल से बाहर होगा। सपोज करिए मैंने आपको एक क्रिस्टल जालक बना के दिखाया था। उस क्रिस्टल जालक में अगर आप समझें 8 क्रिस्टल थे, 8 यूनिट सेल थे, तो अगर कोने पर अगर हम लोग ये देखिए एक यूनिट सेल है, ये सपोज करिए एक यूनिट सेल है, ये इसका एक कॉर्नर है, कोना है। तो अगर ये मान लो एक क्यूबिक रूम है, क्यूबिक कमरा है, घन कमरा है, तो यहां पर अगर हम एक होल कर दें, कोने पर होल कर दें और आपको कहें कि वहां से चढ़ के झांको, आप कितने कमरों में झांक सकते हो, तो आप इस कमरे में झांक सकते हैं, इसके बगल वाले कमरे में झांक सकते हैं, इसके सामने वाले कमरे में झांक सकते हैं, बगल वाले के सामने वाले में झांक सकते हैं, और इसी तरह 4 रूम के अलावा 4 ऊपर के रूम में भी झांक सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर हम मानते हैं, अवयवी कणों को हम सॉलिड स्फीयर मानते हैं, है ना, तो अगर किसी अवयवी कण को कोने पर रखा गया है तो वो 8 यूनिट सेल में, 8 यूनिट सेल में, है ना, साझा होगा। कितने यूनिट सेल में? 8 यूनिट सेल में। अगर 8 में साझा हुआ तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना भाग होगा? 1/8, दूसरे में 1/8, तीसरे में 1/8, चौथे में 1/8। तो अगर नीचे के 4 यूनिट सेल में 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 जोड़ दोगे तो 1/2 हो जाएगा, और ऐसे 4 ऊपर के यूनिट सेल में 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। तो अगर कॉर्नर पे कोई एटम है, कॉर्नर पे कोई अवयवी कण है, तो उसका एक यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन, भाग जो होगा वो होगा 1/8। ऐसे ये मान लीजिए, ये सामने फेस है, फेस है, तो इस सामने फेस पर एक आपने फेस के सेंटर पर यानी फलक के केंद्र पर कोई अवयवी कण रख दिया, तो आधा इधर होगा, आधा पीछे होगा। तो एक यूनिट सेल में कितना आया? आधा ही तो आया। तो अगर किसी फेस सेंटर, फलक के केंद्र पर कोई परमाणु रखा गया है, कोई अवयवी कण रखा गया है, तो उसका 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। ऐसे देखिए ये एज है, एज, ये कोनों को कोने से मिलाने वाली लाइन। एज के सेंटर पे, एज के केंद्र पर, कोर के केंद्र पर कोई परमाणु आपने रख दिया, तो कुछ भाग इधर वाले यूनिट सेल में होगा, कुछ भाग उधर वाले यूनिट सेल में होगा, कुछ भाग ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, कुछ इधर ऊपर वाले में, यानी 4 यूनिट सेल से साझा होगा। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में उसका कितना भाग होगा? 1/4। और यूनिट सेल के अंदर, अब ये देखिए डस्टर यूनिट सेल है, इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर कहीं भी कोई अगर एटम है, कहीं भी कोई अवयवी कण इसके अंदर है, तो वो किसी दूसरे यूनिट सेल से साझा नहीं होगा, और उसका योगदान कितना होगा? पूरा का पूरा एक का एक पूरा उसी के अंदर होगा। कहीं भी हो, काय केंद्र पे हो, काय केंद्र पे ना होकर के जो है विकर्ण पे हो, काय विकर्ण पे हो, है ना, तो वो यूनिट सेल के अंदर चला गया, और यूनिट सेल के अंदर चला गया तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन होगा, फुल योगदान होगा, है ना, तो उसका योगदान कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो इस आधार पर पहले ये समझना जरूरी है, पहली बात, यदि कोई परमाणु या अवयवी कण घन यूनिट सेल के
घन यूनिट सेल के घन यूनिट सेल के कोने पर स्थित है तो वह परमाणु 8 यूनिट सेलों में साझा होगा। अतः प्रति यूनिट सेल उसका योगदान कितना होगा? 1/8 होगा। एक कोने पे उपस्थित एक परमाणु, एक अवयवी कण का योगदान एक यूनिट सेल में 1/8 होगा। दूसरा, यदि कोई परमाणु घन यूनिट सेल के फलक केंद्र पर है तो वह 2 यूनिट सेलों द्वारा साझा होगा। अतः प्रति यूनिट सेल उसका योगदान 1/2 होगा। तीसरा, यदि परमाणु कोर केंद्र पर हो तो वह 4 यूनिट सेलों द्वारा साझा होगा। अतः प्रति यूनिट सेल इसका योगदान 1/4 होगा। नोट कर लीजिए इसको, 1/4 होगा। केंद्र पर है ना, कोने पर है तो कोने पर 1/8, कोने पर तो 1/8, फलक के केंद्र पर है तो 1/2, फलक के केंद्र पर 1/2, और अगर कोर के केंद्र पर है तो 1/4। एक और पॉइंट बचा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भी लिखता हूं। अब देखिए चौथा, देखें चौथा, यदि कोई परमाणु यूनिट सेल
के काय में उपस्थित होता है तो वह अन्य यूनिट सेलों द्वारा साझा नहीं होता, दूसरे यूनिट सेलों द्वारा साझा नहीं होगा उसका। और अगर दूसरे यूनिट सेलों द्वारा साझा नहीं होगा तो प्रति यूनिट सेल इसका योगदान 1 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा उसी के अंदर है, उसके काय में है, उसके बॉडी के अंदर है, तो वो किसी दूसरे यूनिट सेल में शेयर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसका फुल कंट्रीब्यूशन होगा 1, है ना, उसका फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जो Z इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है, अब हम Z इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी सरल घन यूनिट सेल में केवल पार्टिकल कहां होते हैं? केवल कोनों पर होते हैं। अवयवी कण परमाणु सिर्फ कहां पर होते हैं? कोनों पर होते हैं। तो कोने कितने हैं? 8 हैं। और कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान एक यूनिट सेल में कितना होता है? 1/8। तो पहले का 1/8, दूसरे का भी 1/8, तीसरे का भी 1/8, चौथे का भी 1/8, पांचवें का भी 1/8, छठवें का भी 1/8, 7वें का भी 1/8 और 8वें का भी 1/8। तो सीधे हम इसमें 1/8 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो Z इफेक्टिव होता है वो कितना होता है? 1। इसी तरह FCC में देखिए, बात कर लें। FCC में परमाणु कहां होते हैं? कोने पर तो होंगे ही, कोने 8 हैं, 8 के 8 कोनों पर होते हैं, तो ये तो उसी की तरह होगा। लेकिन सिर्फ कोने पर नहीं होते, फलक के केंद्र पर भी होते हैं। कितने फलक हैं? 6, यानी 6 फलक के केंद्र पर, 6 परमाणु फलक के केंद्र पर भी होंगे। और फलक के केंद्र का सही योगदान कितना होता है? 1/2। तो इसका मतलब यह आएगा 1 और ये आएगा 3, तो ये टोटल आ गया 4 प्रति यूनिट सेल, है ना। और ऐसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये 8 × 1/8 तो रहेगा, क्योंकि परमाणु या अवयवी कण कोनों पर तो जरूर उपस्थित होंगे। साथ ही साथ एक परमाणु काय के केंद्र पर, तो काय के केंद्र पर देखिए, काय में कहीं भी हो, केंद्र पर हो, कहीं भी हो, है ना, उसका योगदान कितना होता है? 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 + 1 = 2। तो ये है इसका Z इफेक्टिव। समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए इसको, है ना। ये देखिए, इसमें एक परमाणु प्रति यूनिट सेल, एक परमाणु प्रति यूनिट सेल, 4 परमाणु प्रति यूनिट सेल, और इसमें 2 परमाणु प्रति यूनिट सेल, प्रति यूनिट सेल। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Z इफेक्टिव की सहायता से हम लोग ये समझेंगे कि किसी यूनिट सेल में
भाई एक ही तरह के परमाणु नहीं होंगे ना, जैसे दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से भी मिलकर बना हो सकता है, दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बना हो सकता है ना, दो या दो से ज्यादा आयनों से मिलकर बना हो सकता है। तो हम ये समझेंगे कि किसी यूनिट सेल में अगर दो प्रकार के तत्व हैं या तीन प्रकार के तत्व हैं तो उनकी संख्या प्रति यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, जैसे यहां निकाल रहे थे, और उससे उसका इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र, सरलतम सूत्र कैसे बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं, सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं। ये ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है जो हम कराने जा रहे हैं आपको, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न बहुत छोटा सा हमने लिया, एक ठोस दो तत्वों X और Y से बना है, X और Y से बना है। एक कोई ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस ही होगा, वो दो तत्वों X और Y से बना है। X के परमाणु FCC संरचना में व्यवस्थित, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे मैं हिंदी गलत लिख देता हूं, व्यवस्थित है एवं Y के परमाणु काय केंद्र एवं कोरों के केंद्र पर उपस्थित है। उपस्थित है तो X और Y के प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या एवं ठोस का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। नोट करिए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो तत्वों से बना है X और Y। X जो है वो FCC संरचना में व्यवस्थित है, तो X के परमाणुओं की संख्या किसमें व्यवस्थित है? FCC में। FCC समझ गए कि X के जो परमाणु हैं वो सभी केंद्रों पर है, कोनों पर है और सभी फलक के केंद्रों पर है। तो कोने कितने हैं? 8 है और इसका योगदान 1/8 होता है, और फलक के केंद्र 6 है, इसका योगदान 1/2 होता है, तो ये आएगा 4। तो 4 परमाणु X के हैं और Y के परमाणुओं की संख्या, Y कहां है? काय के केंद्र पर है, तो काय के केंद्र पर तो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, पूरा योगदान होता है, एक ही होता है काय केंद्र। और दूसरा और कहां उपस्थित है? और कोरों के केंद्र। कोर हमने आपको पहले बताया था कि यूनिट सेल में, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि
जो है कोर जो होते हैं किसी क्यूबिक यूनिट सेल में 12 कोर होते हैं। तो 12 कोर के केंद्र पर है, तो 12 कोर के केंद्र होंगे और कोरों की का जो योगदान होता है 1/4 होता है। तो ये 3 और 1 4, ये भी 4 आएगा। तो सूत्र यानी सरलतम सूत्र जो बनेगा वो बनेगा x4 y4 संख्या के आधार पर, लेकिन ये सरलतम सूत्र क्या होगा xy। x के 4 है, y के 4 है, तो 4 से 4 कट गया xy। ये सरलतम सूत्र होगा, जिसे मूलानुपाती सूत्र भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x के परमाणु एफसीसी व्यवस्था में व्यवस्थित थे। एफसीसी व्यवस्था का मतलब कि कोनों पर, सभी कोनों पर होंगे और सभी फलक के केंद्र पर होंगे। तो कोने कितने होते हैं 8 और फलक के केंद्र होते हैं 6। कोनों का योगदान होता है 1/8, फलक के केंद्र का योगदान होता है 1/2। गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आएगा। और y के जो परमाणु हैं वो कहां पे है? काय के केंद्र पर। काय का केंद्र तो एक ही होता है ना, बिल्कुल बीच में एक केंद्र होता है, इसे काय केंद्र कहते हैं। तो काय केंद्र पर एक परमाणु, लेकिन काय के अंदर है तो उसका पूरा का पूरा एक योगदान होगा। और कोर के केंद्र पर कोर होते हैं 12, तो 12 कोरों पर होंगे कोर के केंद्र पर, लेकिन योगदान 1/4 होता है, तो आएगा 3 और 1 4। ये x4 y4 यही इसका सूत्र बन जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, सरलतम सूत्र हो जाएगा xy। समझ में आ गया होगा? नोट करिए। फिर थोड़ा सा इससे मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस, थोड़ा बड़ा सवाल है। ए, बी और सी तीन तत्वों से बना है। ए बी सी तीन तत्वों से एक कोई क्रिस्टलीय ठोस है जो कि ए बी और सी तीन तत्वों से बना हुआ है। तत्व ए के परमाणु, तत्व ए के परमाणु इकाई सेल मतलब कि यूनिट सेल के कोनों एवं फलक केंद्रों पर, जो ए के परमाणु है वो यूनिट सेल के कोनों, सारे कोनों पर है और फलक के केंद्रों पर है। तत्व बी के परमाणु समस्त कोर केंद्रों पर एवं काय केंद्र पर, जो बी तत्व बी के परमाणु है वो 12 कोर है, 12 कोरों के केंद्र पर है और साथ ही साथ एक परमाणु उसका काय के केंद्र पर भी है। तथा तत्व सी के 2 परमाणु प्रत्येक काय विकर्ण
काय विकर्ण पर कोनों से 1/4 दूरी पर स्थित हैं, तो ज्ञात कीजिए पहला, प्रति यूनिट सेल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तथा ठोस का मूलानुपाती सूत्र। पहला भाग सॉल्व करते हैं, फिर इसी प्रश्न में हम और 2, 3, 4, 5 भाग बना लेंगे। तो समझने वाली बात यह है, इसके लिए पहले एक क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि काय विकर्ण की बात हुई है यहां पर, तो काय का विकर्ण समझना बहुत जरूरी है कि ये काय विकर्ण होता क्या है। ये एक क्यूब है। अब ये देखिए, ये सामने का कोना है, सामने वाले फलक का कोना है, और इसी के जस्ट पीछे वाले फलक का कोना ये है। इस कोने को इस पीछे वाले कोने से अगर मिलाएं तो ये काय के केंद्र से होके जाएगा, ये काय का केंद्र है। ऐसे ही देखिए, इस कोने को, ये सामने का कोना है, इसके जस्ट सामने ये पीछे का कोना है, तो ये इससे जाएगा लाइन। वो छोटी बड़ी आपको दिखेगी, लेकिन छोटी बड़ी होती नहीं है, सभी बराबर दूरियों के होते हैं। फिर देखिए, ये सामने का कोना है, इसके जस्ट सामने पीछे कोना ये है, तो यहां से लाइन जाएगी, बिल्कुल इसी पे दिखेगा आपको, लेकिन ये अलग से जाएगी लाइन, है ना। और ये एक सामने का कोना है और ये एक पीछे का कोना है, तो इसी देखो, इसी काय के केंद्र से होके जाएगा। तो ये 4 विकर्ण है, काय विकर्ण, इसे कहते हैं काय विकर्ण। इनकी संख्या कितनी है? 4, क्योंकि 8 कोने हैं, और कोनों को सामने वाले कोने से मिलाओगे तो 2 कोनों को मिलाने से 1 विकर्ण बनेगा, तो 8 कोनों से कितने बनेंगे? 4 विकर्ण बनेंगे। इसे कहते हैं काय विकर्ण, है ना, कोनों को कोने से मिलाने पर। और ये सब कहां से होके जाएंगे? ये जो बीच का जो पार्टिकल है, ये कहलाता है काय केंद्र। तो काय केंद्र एक ही होता है। किसी विकर्ण से, किसी कोने से अगर दूसरे कोने की तरफ उसके विकर्ण पे चले तो हमें आधी दूरी पर काय केंद्र मिलेगा, दूसरी आधी दूरी पर दूसरा कोना मिलेगा। लेकिन ये देखिए, यहां पे कह रहा है कि देखो, हम आपको यहां पे तीनों परमाणुओं को दिखा देते हैं। तत्व A के परमाणु कोनों पर और फलक के केंद्रों पर है। तो ये देखें, ये कोनों पर जो परमाणु है ये A है, कोनों पर A है, कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र। एक ऊपर का फलक हो गया, तो ये मान लो ये बीच का हो गया, एक इधर फलक हो गया, ये मान लो फलक का केंद्र, एक ये नीचे वाला फलक यहां पर होगा, एक ये साइड वाला फलक यहां पे होगा, सामने वाला फलक ये इसी पे ऐसे बना देते हैं, और ये पीछे वाला फलक ये कोना है,
ये फलक के केंद्र पर ए है। बी कहां पर है? बी समस्त कोर के केंद्रों पर है। अब देखिए समस्त कोर के केंद्रों पर, तो कोर के केंद्र ब्लू मार्कर से बना लेते हैं। ये पहला कोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और साथ ही साथ कहां पे है? काय के केंद्र पर भी है। काय केंद्र पर, तो काय केंद्र पर पहले से हमने ब्लू सर्किल दिखाया हुआ है, तो ये बी है। और सी देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा सी की बात। सी जो है देखो, किसी कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए काय केंद्र से जाना पड़ता है, तो काय केंद्र आधी दूरी पर है और काय केंद्र और कोने के बीच की जो दूरी है, यहां पर एक परमाणु सी का यहां पर और दूसरी तरफ एक परमाणु सी का यहां पर। ऐसे एक ये काय केंद्र है तो एक यहां पर, एक यहां पर। ऐसे ये काय केंद्र है ना, तो एक यहां पर, एक यहां पर, है ना। ये 3 काय केंद्र और एक चौथा काय केंद्र यहां पर और एक यहां पर। ये जो ब्लैक सर्किल, ब्लैक पॉइंट दिखाए गए हैं, ये ए है। ब्लू पॉइंट जो दिखाए गए हैं ये बी है और रेड पॉइंट जो दिखाए गए हैं वो सी है। तो अब देखिए ए के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ए के परमाणुओं की संख्या देख कहां पे? सारे कोनों पर है, तो 8 कोने हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8, ठीक है। उसके बाद अलावा फलक के केंद्रों पर है तो 1/2, तो ये आएगा 4। ये ए के परमाणुओं की संख्या। बी के परमाणुओं की संख्या, बी कहां पर है? कोर के केंद्रों पर है। कहां पर है? कोर के केंद्रों पर। कितने कोर है? 12, और कोर का कंट्रीब्यूशन 1/4 और काय के केंद्र पर है। काय के केंद्र मतलब ये बीच में, तो ये अंदर है तो इसका पूरा एक कंट्रीब्यूशन होगा, ये आएगा 2, सॉरी ये आएगा 3 और 1 4। और सी देखिए, सी आपके काय विकर्ण पर है, और काय विकर्ण देखिए कोने से शुरू होता है लेकिन जाता अंदर से है। तो ये जो ब्लू वाले रेड वाले पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब यूनिट सेल के अंदर है। 4 काय विकर्ण है, 4 काय विकर्ण पे 8 सी के परमाणु है, तो वो सभी अंदर चले गए, तो 8 के 8 का कंट्रीब्यूशन 1 होगा, तो ये 1। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला A4 B4 C8 या 4 4 8 कट जाएगा तो ABC2, ABC2। समझ आ गया होगा? नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, इसी प्रश्न को, और इसमें कुछ और काम करते हैं। इसी में देखिए दूसरा भाग, एक और प्रश्न करा देता हूं मैं। एक प्रश्न और करा देता हूं। यदि दूसरा भाग, किसी एक काय विकर्ण पर उपस्थित परमाणुओं को हटा दिया जाए तो सूत्र क्या होगा?
किसी एक काय विकर्ण, 4 काय विकर्ण है, किसी एक विकर्ण पर आने वाले समस्त परमाणुओं को हटा दिया जाए। ये देखिए सब लाल लाइन दिख रही है, ये सब विकर्ण है। तो एक काय विकर्ण से हटा दिया जाए तो ये कोना भी तो जाएगा, क्योंकि कोने से शुरू होता है, और ये काय केंद्र भी जाएगा। मतलब देखिए क्या क्या हटा। एक काय विकर्ण से सभी परमाणुओं को हटा दिया गया। तो क्या हटा? देखिए एक कोने का नुकसान हुआ, एक और कोने का नुकसान, 2 कॉर्नर पे कौन थे? ए थे। तो ए जो है 8 की जगह कितने हो गए? 6 हो गए। अभी कैलकुलेट बाद में करेंगे, ये बदल जाएगा। और उसके बाद बी कहां थे? बी कोर के केंद्र और काय के केंद्र। तो कोर के केंद्र तो रहेंगे, काय के केंद्र गायब हो जाएंगे। ठीक। और सी विकर्णों पे 2 थे, तो 3 विकर्ण पे तो अभी भी है, लेकिन एक विकर्ण के गायब हो गए तो 8 नहीं बचे, केवल 6 बचे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये देखिए 6/8 का मतलब 6/8, 6/8 का मतलब 3/4। तो ये 3/4 प्लस 3 बराबर कितना? 4 3 12, 3 15/3। तो फॉर्मूला जो है वो बदल जाएगा। फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए A 15/3, B 3, C 6। देखिए सभी 3 से कट जाएंगे, है ना? या पहले 3 से गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा कर लीजिए, तो ये 3 फ्रैक्शन में खत्म हो। A 15, B जगह कम बच रही है, A 15, B 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 त्रिक 9, और C 3 6 18। 3 हटाना था ना हम लोगों को। 1 मिनट, 4 3 12, 3 15/4 होगा। यहां 4 आएगा, तो 4 से गुणा करोगे तो 4 3 12 ये हो गया, और 4 6 24 ये हो गया। ठीक है। अब देखिए कि ये संख्याएं किसी से कटेंगी क्या? सरलतम सूत्र हमें बनाना है। तो सरलतम सूत्र बनाने के लिए ये संख्याएं 3 से सभी कट जाएंगी। 3 5 15, 3 चौको 12, 3 8 24। तो 3 से काट देते हैं, 3 5 15, बी हो गया 4, 3 चौको 12, और सी हो गया 8, CA। तो ये सरलतम सूत्र बन जाएगा। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? मैं इसको नोट कर लीजिए। तो इसी में 1-2 क्वेश्चन आपको और करने के लिए दे देता हूं, तो वो आप प्रयास करिएगा। ये रफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, तीसरा और चौथा 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। तीसरा भाग, यदि किसी फलक के दोनों विकर्णों पर आने वाले परमाणुओं को हटा दिया जाए तो सूत्र क्या होगा? बस यही एक सवाल करिए।
ये एक सवाल अपने से प्रयास करिए आप लोग, है ना, आ जाना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, उसी तरीके से होगा। तो ये हमने चर्चा किया तत्वों के सूत्र कैसे बनाए जाए, यौगिकों के सूत्र कैसे बनाए जाए, क्रिस्टलीय पदार्थों के सूत्र कैसे बनाए जाए, जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाए। अगली क्लास में हम लोग बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, जिसका नाम है निबिड संकुल, क्लोज पैकिंग। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इस सवाल को करने की कोशिश करिए। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो सभी लोगों को आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा आपने किया है वैसा ही करना है। 2 सवाल 3 सवाल हमने आपको बताए हैं उसी तरह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर इसी टॉपिक से आता है, ठोस अवस्था में, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, ईमानदारी से। और अगर कोई समस्या है आपको इस लेक्चर में, इस क्लास में, इस वीडियो में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करिए, मैं आपको अगली क्लास में उन समस्याओं पे एक पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।